हेलो एवरीवन। तो आइए प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करते हैं कक्षा 8th का वर्कबुक का विज्ञान की वर्कबुक का लेसन नंबर 2 सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले लिखा हुआ है ये बेहद वायरस की डेफिनेशन लिखी है। ये बेहद सूक्ष्म एवं एकोशिकीय होते हैं। इन्हें निर्जीव या सजीव दोनों ही श्रेणियों में रखा जाता है। ये विभिन्न आकृति के होते हैं, जैसे छड़नुमा आकार, गोलाकार आदि। ये अपने भोजन के लिए दूसरे सजीवों पर निर्भर करते हैं। इन्हें परजीवी कहा जाता है। तो वायरस को हम परजीवी कहते हैं। इसके बाद जीवाणु की लिखी है। ये एक कोशिकीय होते हैं। ये सभी जगह पाए जाते हैं, जहाँ तक कि मनुष्य के शरीर में भी ये भी विभिन्न आकृति के होते हैं और परजीवी कहलाते हैं, जैसे छड़नुमा, स्पाइरल और जीवाणु आदि। इसके बाद कवक की डेफिनेशन लिखी हुई है। ये एक कोशिका भी होते हैं और बहुकोशिकीय भी। जो कवक अपना भोजन गले, सड़े या मृत पदार्थों से प्राप्त करते हैं उन्हें मृतोजीवी कहते हैं। जो दूसरे सजीवों पर निर्भर रहते हैं उन्हें परजीवी कहते हैं। इनके अलावा भी कई अन्य प्रकार के सूक्ष्म जीव होते हैं जो एक कोशिकीय होते हैं। ये सूक्ष्म जीव मनुष्य के लिए लाभदायक भी हैं और हानिकारक भी, जैसे म्यूकर, पेनिसिलियम। तो इस तरह ये हमें 2-3 डेफिनेशन दी हुई हैं यहाँ पर, जो आपकी किताब में भी हैं। और ये एक डायग्राम दिखाया गया है हमें। यहाँ पर ये बादल हैं और बादलों से यहाँ जो नीचे है धरती पर ये क्या हुई है, वर्षा हुई है, जिसके कारण यहाँ इसका पानी और ये गड्ढों में पानी भरा हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस तरह ये एक तरह का गंदला पानी है। इसके बाद आगे पेज नंबर 2 पर लिखा हुआ है गतिविधि 1। तुमने आसपास की ज़मीन पर छोटे बड़े गड्ढे तो देखे होंगे। तुमने उन्हें बारिश में भरते हुए भी देखा होगा, जैसे पीछे गड्ढे दिखाए गए थे। परंतु जैसे जैसे वर्षा ऋतु का समय निकलता है तो इन गड्ढों में भरा पानी गंदा, धुंधला दिखाई दे लगता है। इसमें छोटे छोटे सूक्ष्म सुजीव, मच्छर आदि इकट्ठे होने लगते हैं। तुम इस पानी की थोड़ी मात्रा किसी बोतल में इकट्ठा करो और इस पानी की कुछ बूंदें स्लाइड पर डालो और फिर माइक्रोस्कोप में देखो। पाठ 8 कोशिका संरचना प्रक्रिया की गतिविधि 1 की सहायता लेकर तुम अपने माइक्रोस्कोप भी बना सकते हो। तो माइक्रोस्कोप में अगर हम गंदला पानी स्लाइड पर लेकर देखेंगे तो हमें कई तरह के सूक्ष्म जीव दिखाई देंगे। जैसे यहाँ पर ये सूक्ष्म जीव देख रहा है बच्चा स्लाइड पर। तो जो हमें सूक्ष्म जीव दिखाई देंगे हमने उनके नाम यहाँ पर लिखने हैं। तुम्हें क्या दिखाई दिया, जो दिखाई दिया उसे चित्र भी बनाओ। तो सूक्ष्म जीव जैसे प्रोटोजोआ, अमीबा, स्पाइरोगाइरिया, शैवाल आदि कई तरह के हमें सूक्ष्म जीव इसमें दिखाई देंगे। और आपने यहाँ पर जैसे मैंने ये चित्र आपको दिखाए हैं, इस तरह से आपने इनके अमीबा, स्पाइरोगाइरिया या पैरामीशिया आदि के चित्र बना देने हैं। पेज नंबर 3 शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी जरूर करें। तो आगे लिखा हुआ है 3 नंबर पेज पर, माइक्रोस्कोप में दिखाई देने वाली संरचना के लक्षण लिखो। तो जो हमें आकृतियाँ दिखाई देंगी उनका आकार अनियमित होगा, बदलती हुई रहेंगी बार बार। कोशिका झिल्ली, केंद्रक, हरी नीली संरचना, जैसे मैं आपको अमीबा के बारे में बता देता हूँ। तो जैसे अमीबा है, इसमें ये जो इसका बीच वाला भाग इसका केंद्रक होता है। तो इसकी जो बाहर वाली ये संरचना है इसको कोशिका झिल्ली कहते हैं। और अगर हम कवक जो शैवाल को देखेंगे तो उसमें हमें हरी नीली संरचनाएं भी दिखाई देंगी। इसके बाद अगला प्रश्न है गतिविधि 2। यहाँ लिखा हुआ है सूक्ष्म जीव किन किन परिस्थितियों में वृद्धि कर सकते हैं। हम इसे जानने के लिए तुम समूह में एक प्रयोग करो। इस प्रयोग के लिए हमें चाहिए पॉलीथीन की थैलियाँ, सेब के टुकड़े, संतरे की फंके, केले के छिलके, आलू के टुकड़े, ब्रेड, रोटी, फूल की पत्तियाँ, मोमबत्ती, माचिस, सेब, संतरे, आलू के टुकड़े। इन सभी जैव पदार्थों की थोड़ी थोड़ी मात्रा लें और एक पॉलीथीन की थैली में डालें। इसके बाद आगे हमें लिखा हुआ है, आओ आगे इस तरह की अलग अलग 5 थैलियाँ और बना लो और सारणी में दी गई परिस्थिति के अनुसार रखो। अपने अवलोकनों से सारणी को पूरा करो। तो आपने अलग अलग 5 थैलियाँ बना लेनी हैं और ये जो सारणी दी हुई है इस हिसाब से इनको पूरा करना है। इस सारणी को यहाँ पूछा है क्या वह किस स्थिति में रखा, सूक्ष्म जीव की वृद्धि कैसे हुई, अत्यधिक, अधिक, कम या
बिल्कुल नहीं। तो पहला है सूखा सूखा जैव पदार्थ खुली थैली प्रकाश में, तो इसमें बिल्कुल वृद्धि नहीं होगी। सूखा जैव पदार्थ खुली थैली अंधेरे में रखा है तो थोड़ी बहुत वृद्धि होगी यानी कम। सूखा जैव पदार्थ बंद थैली प्रकाश में, तो इसमें भी कम वृद्धि होगी। सूखा जैव पदार्थ बंद थैली अंधेरे में, इसमें कम वृद्धि होगी। सूखा जैव पदार्थ खुली करके खुली थैली में, तो इसमें वृद्धि अधिक होगी। और सबसे ज़्यादा वृद्धि जो है जैव पदार्थ गीला करके बंद थैली में, यानी गीला करने पर उनको वृद्धि के लिए नमी की भी आवश्यकता है, तो इसमें वृद्धि अत्यधिक होगी। इसके बाद अगला प्रश्न है, क्या जीवाणु हमारे शरीर में भी पाए जाते हैं? अपने शिक्षकों और साथियों से चर्चा करके लिखो। तो हाँ, हमारे शरीर में भी कुछ लाभदायक और कुछ हानिकारक जीवाणु यानी सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। हमारे शरीर में सूक्ष्म जीव अब भोजन का पाचन करने में सहायता करते हैं, और कुछ सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में जो हानिकारक हैं वो बीमारियों का कारण भी बनते हैं। आपने बीमारियां भी यहाँ पर लिख देना है लास्ट में, बीमारियों का कारण भी सूक्ष्म जीव बनते हैं। 10 नंबर पेज पर हमें यहाँ पर लिखा हुआ है सूक्ष्म जीव कौन कौन से आवास में रहते हैं? तो सूक्ष्म जीव सभी जगह पर, जैसे बच्चों जल में, मरुस्थल में, वायु में, स्थल में, उष्ण स्थानों पर पाए जाते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, कुछ सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में भी पाए जाते हैं, ऐसे कुछ सूक्ष्म जीवों के नाम बताओ। तो ई कोलाई, लैक्टोबैसिलस जैसे सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में पाए जाते हैं। इसके बाद आगे लिखा हुआ है, गर्मी के दिनों में खाद्य पदार्थ जैसे सब्जी, दाल, दूध इत्यादि जल्दी खराब हो जाते हैं। ज़्यादातर घरों में खाद्य पदार्थ को खराब होने से बचाने के लिए इन्हें फ्रिज में रखा दिया जाता है। जिन घरों में फ्रिज नहीं होते वहाँ खाद्य पदार्थ को सुरक्षित रखने के लिए अन्य तरीके अपनाए जाते हैं। तो अन्य तरीकों में जैसे ठंडे पानी में रख देना, जहाँ नमक, जहाँ जो होता है सिरके का घोल, उसमें पदार्थों को रख देते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है पहला प्रश्न, फ्रिज या रेफ्रिजरेटर में रखने पर खाद्य पदार्थ शीघ्र खराब नहीं होते, क्यों? फ्रिज के अंदर प्यारे बच्चों तापमान कम होता है। फ्रिज के अंदर तापमान कम होने पर सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रुक जाती है, तो कम तापमान पर उनकी वृद्धि रुक जाती है और खाद्य पदार्थ खराब होने से बच जाते हैं, खाद्य पदार्थ खराब नहीं होते। अगला प्रश्न है, बड़े स्तर पर इस विधि से खाद्य सामग्रियों, फलों, सब्जियों आदि को सुरक्षित रखने के लिए व्यापारी किसका प्रयोग करते हैं? तो बड़े स्तर पर बड़े बड़े कोल्ड स्टोर बने होते हैं जिनमें व्यापारी इनको सुरक्षित रखते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, घरों में रेफ्रिजरेटर के अलावा कौन कौन से साधन या विधियां हैं जिनसे खाद्य पदार्थ सुरक्षित रखे जाते हैं? पता करके लिखो। तो गर्म करके, जैसे दूध को गर्म करते हैं, नमक या चीनी द्वारा, तेल, सिरके का उपयोग करके, ढक कर या पैकिंग करके। तो अगला है, यदि दूध को बिना गर्म किए रखा जाए तो वह खराब क्यों हो जाता है? क्योंकि उसमें सूक्ष्म जीव तेजी से वृद्धि करते हैं, इसलिए दूध जल्दी खराब हो जाता है। 11 नंबर पेज शुरू करने से पहले आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों मित्रों में इसे शेयर भी ज़रूर करें ताकि मैं और अच्छे वीडियो बना सकूं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 4 नंबर प्रश्न, निम्न प्रश्नों के उत्तर दो। आ पार्ट में मटर के पौधों की जड़ों में कौन से जीवाणु पाए जाते हैं, इनके क्या कार्य हैं? तो राइजोबियम जीवाणु वायुमंडल से नाइट्रोजन, जो मटर के पौधों की जड़ों में क्या पाया जाता है? राइजोबियम जीवाणु वायुमंडल से ये नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिकों में स्थिरीकरण कर देते हैं, यानी वायुमंडलीय नाइट्रोजन को पौधों के लिए एक उपयोगी पदार्थ खाद में ये बदल देते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, सूक्ष्म जीवों के दैनिक जीवन में क्या उपयोग है? पता करके लिखो। तो सूक्ष्म जीव दूध को दही में बदल देते हैं, अचार बनाने में, मिट्टी को उपजाऊ बनाने में, इडली डोसा बनाने में। इसके अलावा और भी उपयोग हैं प्यारे बच्चों, जैसे शराब बनाने में भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके अलावा अगला प्रश्न है जो इसमें लिखा है, सूक्ष्म जीवों से होने वाले नुकसान यानी हानियाँ। तो जीवों में रोग उत्पन्न करते हैं, ये उपयोगी वस्तुओं को खराब कर देते हैं, जैसे चमड़ा आदि। खाद्य विषाक्तता, भोजन को जहरीला बना देते हैं। पौधों में भी ये रोग का कारण बनते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, किन्हीं 4 पदार्थों के नाम लिखो जो सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने के काम आते हैं, तो जो इनकी वृद्धि को रोक देते हैं, इन्हें नष्ट कर देते हैं। चीनी, नमक, चीनी, सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, सिरका, तेल, वैक्सीन आदि हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, दैनिक जीवन में इन पदार्थों का उपयोग कहाँ करते हैं? उदाहरण सहित लिखो। तो तेल या सिरका है जो, इसका उपयोग अचार का परीक्षण में, चीनी का जैम, जेली, स्क्वैश का परीक्षण, मुरब्बे भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। नमक का उपयोग मांस, मछली का
परीक्षण में किया जाता है। इसके बाद 5 नंबर प्रश्न है, दूध को दही में बदलने का कार्य लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु करते हैं। जीवाणु यह क्रिया एक निश्चित तापमान पर ही कर सकते हैं। उनकी यह क्रिया किण्वन कहलाती है। इस क्रिया के अन्य उपयोग पता करके बताओ। तो किण्वन क्रिया शराब बनाने में उपयोग होती है प्यारे बच्चों। ब्रेड, केक, इडली, डोसा आदि बनाने में भी किण्वन क्रिया का उपयोग किया जाता है। अगला लिखा हुआ है, कुछ सूक्ष्मजीव हमारे लिए लाभदायक होते हैं, उसी तरह कुछ हमारे लिए हानिकारक भी होते हैं। 6 में लिखा, सूक्ष्मजीवों से होने वाली बीमारियों के 3 उदाहरण। तो जैसे हैजा, क्षय रोग, खसरा, चिकन पॉक्स, पोलिया, ये सूक्ष्मजीवों से होने वाली कुछ बीमारियां हैं। इसके बाद अगला लिखा है, कुछ हानिकारक सूक्ष्मजीवों के नाम। तो जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ और कुछ कवक जो हैं हमारे लिए हानिकारक होते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, इसमें हमें यहाँ पर लिखा हुआ है, उन निम्न साधनों द्वारा प्रसारित रोग व उनके कोई दो कारक का नाम लिखो। तो जैसे वायु द्वारा, यहाँ पर लिखा है साधन, रोग का नाम, रोग का कारक। तो यहाँ पर पहले लिखा हुआ है वायु द्वारा। तो वायु द्वारा कौन सा रोग होता है? क्षय रोग, जीवाणुओं द्वारा फैलता है। जल द्वारा टाइफाइड होता है, ये भी जीवाणुओं द्वारा। भोजन द्वारा हैजा, ये भी जीवाणुओं द्वारा। संपर्क द्वारा चिकन पॉक्स, इसके लिए विषाणु जिम्मेदार हैं। कीट व जंतुओं द्वारा तब मलेरिया व प्लेग, मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा और प्लेग विषाणु द्वारा होता है। इसके बाद आइए अगला पेज देखते हैं। 8 नंबर प्रश्न है, अपने शिक्षक व साथियों की मदद से निम्न सारणी को पूरा करो। तो हमने इस सारणी को पूरा करना है, जैसे यहाँ पर ये दिखाई गई है सारणी पूरी। तो इसमें सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है मानव रोग, सूक्ष्म जीव जो रोग फैलाते हैं, संचरण का माध्यम और लक्षण। जैसे पहले में अतिसार लिखा है, तो इसका लिए जो सूक्ष्म जीव जो है प्रोटोजोआ। माध्यम है जो दूषित पानी, अस्वस्थ हाथों से भोजन करना। तो इसमें लक्षण है पेट दर्द लगना और दस्त होना, दस्त लगना। 2 है हैजा, तो यहाँ पर हमें लक्षण दिए थे पेट में दर्द, आंतों का कमज़ोर होना। तो यह हैजा के कारण होता है। जीवाणु इसको फैलाते हैं और ये दूषित पानी के माध्यम, भोजन के माध्यम से फैलता है। फिर खुजली है, इसका परजीवी कवक के द्वारा फैलता है। वायु व संपर्क में त्वचा पर होने वाली दाने और खुजली का होना। तो ये इसके जो हैं। इसके बाद अगला 4 नंबर पर है दाद। तो दाद जो है कवक के द्वारा होती है। संपर्क में आने से शरीर पर गोल गोल लाल रंग के चकत्ते बन जाते हैं। इसके बाद अगला है टीबी। तो टीबी जो है जीवाणुओं द्वारा फैलता है, रोगी द्वारा छोड़ी गई सांस, थूकने, छींकने आदि से संक्रमित वायु द्वारा। तो इसमें लक्षण है बलगम का आना, खांसी से मुंह में खून आना, जब खांसते हैं तो खून का आना। इसके बाद अगला है टाइफाइड। तो यह जीवाणुओं द्वारा होता है, दूषित जल व दूषित भोजन से, और बार बार इसमें बुखार आता है लक्षण में। और वायरस के द्वारा पीलिया फैलता है। पीलिया दूषित भोजन के द्वारा होता है और इसके लक्षण है शरीर का पीला पड़ना, भूख न लगना, मूत्र अधिक पीले रंग का आना। इसके बाद अगला प्रश्न है 9 नंबर प्रश्न, अवशिष्ट जल के उपचार में सूक्ष्मजीव किस प्रकार सहायक होते हैं। तो सूक्ष्मजीव अवशिष्ट जल में पाए जाने वाली अशुद्धियों को खाते हैं, यानी उन्हें नष्ट कर देते हैं, उन्हें अपघटित भी कर देते हैं। आगे लिखा, जंतुओं पादपों द्वारा नाइट्रोजन का उपयोग करते रहने पर भी वायुमंडल में इसका मात्रा स्थिर बनी रहती है। ऐसा नाइट्रोजन चक्र के द्वारा होता है। यह चक्कर निरंतर चलता रहता है, यानी नाइट्रोजन की मात्रा स्थिर रहती है, क्योंकि नाइट्रोजन चक्कर से जितनी वायु हम यूज़ करते हैं उतनी, जितनी पेड़ पौधे यूज़ करते हैं उतनी वापस आ जाती है। 10 नंबर प्रश्न में लिखा है, पौधों में सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पन्न होने वाले 3 रोगों के नाम व उनके कारक भी बताओ। तो पहले है गेहूं की रस्ट, कवक के द्वारा होता है। नींबू कैंकर, ये जीवाणुओं के द्वारा होता है। भिंडी की पीत, ये वायरस के द्वारा रोग फैलता है। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आप सभी से रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों मित्रों में शेयर भी ज़रूर करें। तो अब हमें यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न में लिखा है, पाठ्य पुस्तक की पृष्ठ संख्या 27 के चित्र संख्या 2.10 में नाइट्रोजन का चक्कर दिया गया है। इस चित्र की सहायता से नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दो। आपकी किताब में जो नाइट्रोजन चक्कर बना हुआ है उसमें यहाँ पर पहला हमें ये प्रश्न पूछा है, उसमें से नाइट्रोजन पेड़ पौधों तक कैसे पहुँचती है। तो जड़ों में उपस्थित जीवाणु व नीले हरे शैवाल वायुमंडल से नाइट्रोजन को उपयोगी यौगिकों में बदलते हैं, जिन्हें पौधे मिट्टी से ले लेते हैं। तो इस तरह ये पौधों में पहुंचती है। इसके बाद अगला प्रश्न है, नाइट्रोजन का यौगीकरण का
क्या अर्थ है? तो जीवाणुओं द्वारा नाइट्रोजन का उपयोगी यौगिकों में बदलना, नाइट्रेट में बदलना यौगीकरण कहलाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, वर्षा जल से अधिक पैदावार होती है, क्यों? तो इसमें महत्वपूर्ण नाइट्रेट्स होते हैं जिनमें पौधे अपनी जड़ों द्वारा सोख लेते हैं और पैदावार अच्छी होती है, यानी वायुमंडल से ये घुल जाते हैं इसमें, तो इस तरह इनकी जो फसल की पैदावार अच्छी होती है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर लिखा हुआ है, बिजली कड़कने पर चिंगारियों के प्रभाव से ऑक्सीजन जुड़कर वायुमंडलीय नाइट्रोजन नाइट्रिक ऑक्साइड गैस बनाती है। पानी व ऑक्सीजन से जुड़कर यह नाइट्रिक अम्ल में बदल जाती है। एक अनुमान के मुताबिक 24 घंटे में लगभग 2,50,000 टन नाइट्रिक एसिड इस तरह बनकर और हवा में घुलकर पृथ्वी पर उतर आता है। यह एसिड मिट्टी में मौजूद कार्बोनेट और क्षारों से प्रतिक्रिया करके नाइट्रेट बनाता है। सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम आदि के नाइट्रेट इस प्रकार से बनते हैं। वनस्पति के लिए महत्वपूर्ण पोषक पदार्थ हैं। पौधे अपनी जड़ों द्वारा नाइट्रेट को सोख लेते हैं। तो ये यहाँ पर नाइट्रेट जो है कैसे बनता है इसके बारे में, नाइट्रेट के बारे में बताया गया है। तो आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों मित्रों में शेयर करें। आपकी वर्कबुक मैथ के जो लेसन हैं वो भी इस चैनल पर उपलब्ध हैं। थैंक यू वेरी मच।